डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे टेरी ईगल्टन्स लाइफ वर्क। टेरी ईगल्टन्स 1943 में इंग्लैंड के अंदर पैदा हुआ। टेरी ईगल्टन बेसिकली एक मार्क्सिस्ट राइटर है। टेरी ईगल्टन स्टूडेंट है रेमंड विलियम का। रेमंड विलियम को जब हम स्टडी करते हैं तो वो एक लिटरेरी क्रिटिक है, कल्चरल क्रिटिक है, वो खुद एक मार्क्सिस्ट है, तो ये उसका स्टूडेंट है। अगर हम रेमंड विलियम को स्टडी करते हैं तो वो बड़ा हमें विजनरी लगता है, बड़ा इंसाइटफुल लगता है अपनी अप्रोच में। वो बड़ा एक रेट्रिक रखने वाला राइटर है, परसुएसिव किस्म का राइटर है। जब हम उसको पढ़ते जाते हैं तो साथ साथ हमें फील होता है कि जो वो पॉइंट उठा रहा है वो बड़े फिलोसॉफिकल हैं, बड़े साइकोलॉजिकली बड़े बेस्ट फिट हैं, और वो बड़े रेट्रिक रखते हैं अपने आप में। जैसे वो जो बात करता है वो कहता है कि ट्रेजिडी के लिए उसका रिएक्शन जरूरी है, उसका रिस्पॉन्ड जरूरी है, कोई रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो कहता है कि अगर किसी ऐसे ऐसे इंसिडेंट का जिसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, कोई क्वाइट हो जाता है, खामोश हो जाता है, तो वो भी एक रिस्पॉन्ड ही है। ये किसने कहा था? रेमंड विलियम ने। रेमंड विलियम ने कहा कि किसी इंसिडेंट का अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, कोई उस पर खामोश हो जाता है, तो इट क्वाइट व्हेन यू आर क्वाइट एंड व्हेन यू आर नॉट गिविंग रिस्पॉन्स, not giving response to any circumstances, incident, situation, it is also a response. आपको कोई गाली देता है, आप खामोश हो जाते हैं, तो क्या ये भी रिस्पॉन्स नहीं है? ये भी तो एक रिस्पॉन्स ही है। आपको गाली देता है, आप उसका सर फोड़ देते हैं या आप उससे बैक रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये भी एक रिस्पॉन्स है। सो नॉट गिविंग रिस्पॉन्स टू एनी इंसिडेंट or circumstances, basically it's also a response. You are being quiet, you are giving message, you are responding. तो इस तरह वो भी एक बड़ा फिलोसॉफिकल है अपनी नेचर में, तो ये भी बड़ा फिलोसॉफिकल है। इसने रोमांटिक एज से पहले जो एज थी उस एज को स्टडी किया। उसके उस एज को स्टडी करने के बाद मतलब होता ना, एक एज होती है, उतनी एज के लिटरेचर को स्टडी करने के बाद उसने कहा कि अब पहली बात तो ये है, क्योंकि ये खुद एक लिटरेरी थ्योरी और इंट्रोडक्शन के ऊपर बुक लिखता है, और उस बुक में कहता है कि लिटरेरी थ्योरी की तो डेफिनेशन मैं बाद में करूंगा, पहले हम बात करते हैं कि लिटरेचर बेसिकली होता क्या है। उसमें वो अपने पॉइंट देता है कि फॉर्मलिस्ट क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं लिटरेचर के बारे में, और जितने भी पहले लोगों ने तारीफ की है लिटरेचर की, वो क्या कहते हैं लिटरेचर के बारे में। चलें, फिर उसके बाद हम लिटरेचर को डिफाइन पहले करेंगे, उसके बाद लिटरेरी थ्योरी के ऊपर जाएंगे। आप इसको पढ़ेंगे तो आपके आइडियाज जो हैं वो बड़े बड़े ब्रॉड हो जाएंगे इसको पढ़ने के बाद। अच्छा, इसके कुछ वर्क हैं वो लिख लें, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। इसने ये बेसिकली फॉलोअर था कार्ल मार्क्स का, स्टूडेंट है ये रेमंड विलियम, जो कि खुद एक कल्चरल क्रिटिक है, एक क्रिटिक है, और वो भी मार्क्सिस्ट था। प्रोफेसर है ये इस वक्त यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में, और इसने कल्चरल थ्योरी दी है। तो जब ये कल्चरल थ्योरी देगा तो डेफिनेटली ये कल्चर को डिस्कस करेगा कि कल्चर और सराउंडिंग और हमारा माशरा, सोसाइटी, ये कंस्ट्रक्ट होता है, लिटरेचर को कंस्ट्रक्ट करता है सोसाइटी, माशरा, सराउंडिंग, उस वक्त के लोग उसको कैसे परसीव कर रहे हैं। तो सारा इसकी बुक पढ़ने के बाद मैंने आपको कुछ अपने नोट्स भी सेंड किए हैं, उसको भी जरा देखिएगा, तो आपके ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। अगर नहीं सेंड किया तो फिर कर दूंगा। वो आखिर में पूरी बुक को जो कंक्लूड करता है ना, पूरी बुक को, उसमें कहता है फॉर मी एज अ पर्सन, मेरे लिए लिटरेचर क्या है। उसने कहा स्ट्रक्चरलिस्ट ये कहता है, न्यू क्रिटिक ये कहता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ये कहता है, पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहता है, मॉडर्निस्ट ये कहता है। ठीक है, हर एज का बंदा जो है वो अपने तरीके से लिटरेचर को डिफाइन कर रहा है। मॉडर्न एज का, रोमांटिक एज का, विक्टोरियन एज का, क्लासिकल एज का, एलिजाबेथन एज का, हर बंदा अपने आप में। इवन के अगर आप कैंटरबरी टेल को पढ़ें तो उसमें जेफरी चौसर भी एक्सप्लेन करता है कि लिटरेचर होता क्या है। वो कहता है लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ। अब जेफरी चौसर तक तो लिटरेचर जो था वो मिरर ऑफ लाइफ था, कि ये रिफ्लेक्शन देता है लाइफ की, ये मिरर दिखाता है, जो चीज है उसको एज इट इज दिखाता है। मतलब लिटरेचर जैसी लाइफ है उसको वैसा दिखाता है। अगर आपने किसी दौर को पढ़ना है, उसको देखना है कि लोग कैसे हैं, उस वक्त का लिटरेचर उठा के देख लें।
लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग कुछ ऐसे भी कहेंगे कि लिटरेचर हूबहू वो नहीं दिखाता जो रियलिटी होती है। लिटरेचर अपनी तरफ से भी शेप कर लेता है, कोई चीजें शेप करता है, फिक्शन रियलिटी बना लेता है पोएट। ठीक है, एक होती है ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एक होती है सब्जेक्टिव रियलिटी, और पोएट की सब्जेक्टिव रियलिटी होती है, मतलब मेरे लिए कुछ है, आपके लिए कुछ है, सम बॉडी के लिए कुछ है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब यही लिटरेचर की मॉडर्निस्ट डिफाइन करते हैं इसको, स्पेशली बेर्टोल्ड ब्रैकेट के पास आता है लिटरेचर की डेफिनेशन, वो कहता है लिटरेचर इज अ हैमर विद विच यू कैन मेंड सोसाइटी। लिटरेचर तो एक हथौड़े की तरह है जिसके जरिए आप सोसाइटी को मेंड करते हो। रोमन जकोब्सन अपनी तरह से अपने लेवल से डिफाइन करता है लिटरेचर को, फॉर्मलिस्ट रशियन फॉर्मलिस्ट अपनी तरफ से, न्यू क्रिटिक्स अपनी तरफ से। तो हर बंदे ने अपने एज का जो बंदा है उसने एक लिटरेचर की डेफिनेशन बनाने की कोशिश की है। एपिक थिएटर जो है वो किसी और तरह से, एरिस्टोटेलियन थिएटर किसी और तरह से, और जेफरी चौसर किसी और तरह से डिफाइन करता है लिटरेचर को। लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ एंड गो ऑन। इसी तरह चलते जाए, फिलिप सिडनी कहता है लिटरेचर वही नहीं दिखाता जो होती है, लिटरेचर तो इंस्ट्रक्शन है डिलाइट के जरिए। ठीक है, अब आगे आ जाए, चलते आए। एपिक थिएटर बेर्टोल्ड ब्रैकेट क्या कहता है कि लिटरेचर एक हैमर है जिसके जरिए आप सोसाइटी को मेंड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब यहां पे वो कहता है कि मैं अपनी बुक को स्टार्ट करने से पहले, मैं लिटरेरी थ्योरी देने से पहले, ईगल्टन कहता है कि मैं लिटरेचर को डिफाइन करना चाहूंगा कि लिटरेचर होता क्या है। इससे पहले कि मैं ये चीजें डिफाइन करूं, तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये क्या कहता है, इसके वर्क कौन कौन से हैं। अच्छा, इसका एक वर्क है, उसको नोट कर लें, द आइडियोलॉजी ऑफ एस्थेटिक। द आइडियोलॉजी ऑफ एस्थेटिक। एस्थेटिक्स, एस्थेटिसिज्म का मतलब, एस्थेटिक का मतलब होता है वैसे लव फॉर ब्यूटी। ठीक है, जो नेचर में हो, ह्यूमन में हो, किसी भी शेप पे हो, आप ब्यूटी की तारीफ करने वाले हो, उसे लाइक करने वाले हो, हुस्न जमालियात का जौक रखने वाले। ये 1990 में इसने लिखी है। ठीक है, अल्यूजन्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म। वो कहता है कि ये पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है ना, ये अल्यूजन में, धोखे में। इसके ऊपर भी उसने बुक लिखी है कि वो मीनिंग का कहाँ फाइंड करते हैं। वो कहते हैं कि जी मीनिंग बन जाते हैं इंटरटेक्सुअलिटी से। ठीक है, बहुत सारी चीजों को मिला के, मल्टीपल नैरेटिव से। ठीक है, आप टेक्स्ट का जो एब्सोल्यूट मीनिंग है उसको तोड़ दें, एब्सोल्यूट ही ना रहे कोई चीज, क्योंकि मीनिंग कहीं भी एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट मीनिंग कहीं भी नहीं है, बिखरे हुए हैं मीनिंग। अब जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है ना, उनकी मेन अप्रोच ये है कि मीनिंग जो है किसी भी चीज के, किसी भी इंसान के पास एब्सोल्यूट नहीं है, किसी लिटरेचर में नहीं है, किसी चीज में नहीं है, मीनिंग बिखरे हुए हैं। इसीलिए वो मल्टीपल नैरेटिव लेते हैं, और मल्टीपल टेक्सुअलिटी को जिसे इंटरटेक्सुअलिटी कहते हैं, कि इधर से कुछ रेफरेंस उठा लिया, कोई रोमन ग्रीक से उठा लिया, कोई उन्होंने एलिजाबेथन एज से, कोई ओल्ड इंग्लिश से, कोई इधर से उठा लिया, कोई मॉडर्न एज से, कोई पोस्ट मॉडर्न एज, कोई विक्टोरियन एज से, कोई मिल्टन एज से उठा उठा के रेफरेंस वो डालेंगे बुक्स में। बुक्स इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि समझ नहीं आती वो क्या कह रहे हैं। आप जरा वेस्टलैंड पढ़ के देखें, आम बंदा उसे पढ़ा ही नहीं सकता। वेस्टलैंड पोएम जो है, एक बहुत बड़ी पोएम है, एपिक है, जो टी एस इलियट ने लिखी है। आप अपनी तरफ से एक दिन पढ़ के देखना, फिर मुझे बताइएगा उसकी कितनी समझ आती है। मैंने वो सारी लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ाई हुई है, मैं एक दो उसका लिंक सेंड करूंगा, आपने जस्ट मुझे पढ़ के उसे सुन के बताना है। आपने कहना सर ये क्या हो रहा है, हमें तो इसका सब पता ही नहीं चल रहा ये क्या कह रहा है। द इल्यूजन ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म, ये भी एक बुक है, लिख लें इसको, द इल्यूजन ऑफ। देखिए, ये एक राइटर है और ये एक कंटेम्प्रेरी राइटर है, हमारे दौर का राइटर है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली मॉडर्न राइटर है, तो ये कॉम्प्लेक्स तो होगा। अल्यूजन, ILLUSION, ILLUSION, अल्यूजन्स ऑफ। इससे लिखा नहीं जाता, मैं एनीवे कोशिश कर रहा हूँ, पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न, ये 1996 में लिखी है। हो सकता है आप में से किसी की एज भी हो 1996।
अब तीसरी बुक इसने लिखी है लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, जो हमारे कोर्स में BZU के कोर्स में लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये भी इसकी बुक है, इंट्रोडक्शन लिख लेना। ये इसने लिखी है तकरीबन 1983 में, ठीक है, 1983 में ये किताब लिखी। ये हमारे ही दौर का राइटर है और इसको दोबारा रिवाइज भी किया, बाज़ औक़ात कुछ कमियां रह जाती हैं तो 1996 में ये इसको रिवाइज भी करता है, 1996 में। उसके बाद इसने लिखी है वाई मार्क कार्ल मार्क्स वाज राइट। क्योंकि ये कार्ल मार्क्स का सपोर्टर है तो कार्ल मार्क्स को डिफेंड जरूर करते हैं वो, ठीक है। तो इसने एक किताब लिखी है वाई मार्क्स वाज राइट। कार्ल मार्क्स का मैंने कल आपको समझाया था ना कि दो आइडियोलॉजी, दो बड़ी फिलॉसफी इकोनॉमिक लेवल पे, जब वो इकोनॉमी लेवल पे बात करते हैं तो दो फिलॉसफियां आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, एक कैपिटलिज्म की और एक मार्क्सिज्म की। कार्ल मार्क्स कहता है कि क्लास सिस्टम को तोड़ दो। कैपिटलिस्ट कहते हैं कि एक बंदा जो टैक्स दे रहा है वो जितना उसे गवर्नमेंट सपोर्ट करे और वो जितना मर्जी अमीर हो जाए, कोई उसको रुकावट ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। अब ये दो फिलॉसफी हैं और ये दो इंटरनेशनल लेवल पे लड़ रही हैं, किसी लिटरेचर में भी लड़ रही हैं, वैसे भी कोल्ड वार भी हो रही है इनकी, और आपस में हिडनली भी ये एक दूसरे के साथ वार में है। एक साइड पे अमेरिका है, यूरोप है, और दूसरी साइड पे रशिया है, चाइना है। सीधी बात है, ये दोनों आपस में हर वक्त इन यानी ये वार की सिचुएशन में, दो आइडियोलॉजीज। तो वाई कार्ल मार्क्स वाज राइट, इसने इसको भी डिफेंड किया। वाई मार्क मार्क्स MARX, वो कहता है जी कार्ल मार्क्स जो है वो क्यों राइट था, वाई मार्क्स वाज राइट। इसमें वो उसको डिफेंड करता है कि कार्ल मार्क्स क्यों ठीक था, किस बात पे ठीक था। जब हम कार्ल मार्क्स को स्टडी करते हैं तो वाकई वो लगता तो है कि जो लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, अमीर अमीर से अमीर तर, और ये जो गैप है, जो सरप्लस वैल्यू है इनके दरमियान, वो गैप बहुत ज्यादा हो रहा है। एक दौर आएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि लोग इतने अमीर हो जाएंगे इनका खून चूस चूस के कि ये लोग मजबूर हो जाएंगे, इनके बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में देख चुके हैं, 40,000 नवाबों को उन्होंने हेड कटर लगा के उनके गले काट दिए थे। वो यही तो था रेवोल्यूशन। क्या रेवोल्यूशन था? उन्होंने कहा जी हमारे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, उन्होंने कहा घास खाओ, पत्ते खा लो। कहते हम भूखे मर रहे हैं यार। कहते जी हम क्या करें। चलते चलते एक बच्चा जो है वो बग्गी के नीचे आ जाता है, वो छोटा सा किस्सा, वो छोटा सा सिक्का निकालता है, वो ड्यूक नवाब, और ऐसे बाहर फेंक देता। कहता ये गरीब लोग अपने बच्चों का ख्याल पता नहीं क्यों नहीं करते। द टेल ऑफ द टू सिटी अगर आपने पढ़ा हो चार्ल्स डिकन का, उसके अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड वो दिखाता है, किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में 40,000 नवाबों के गले काट दिए गए थे। और वो भी एक क्या था, फ्रस्ट्रेशन थी गरीबों की। उनके सामने जो आया उन्होंने पकड़ पकड़ के उनके गले काट दिए, जो उनके सपोर्टर भी थे, उन किंग्स के, उन क्वींस के, और नवाबों के, और ड्यूक के, और लॉर्ड के, और जो जितने बड़े बड़े लोग थे, और मजहबी लोगों के। सो वाई मार्क्स वाज राइट। कार्ल मार्क्स इंग्लैंड में था, कार्ल मार्क्स जर्मन में था, तो जर्मनी में आइडियाज दिए उन्होंने निकाल दिया। कार्ल मार्क्स फ्रांस गया, फ्रांस में आइडिया दिए उन्होंने निकाल, रूम गया उन्होंने निकाल दिया। जहां जहां जाता लोग उसे निकाल देते। अल्टीमेटली लंदन आता है, लंदन में भी उसे लोग निकालने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि वो कहता था कि भाई खड़े हो जाओ, अपने राइट्स के लिए उठो, नहीं उठोगे तो उठना पड़ेगा। तो वो कहता है कार्ल मार्क्स क्यों राइट था, उसके ऊपर उसने एक बुक लिखी है। ये लिख लें, लिखना है तो, अल्यूजन्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म, लिटरेरी थीरी एंड द इंट्रोडक्शन, जो अभी पढ़नी है हमने, वाई मार्क्स वाज राइट। और उसके बाद इसका एक और वर्क है, द इंग्लिश नावल एंड एन इंट्रोडक्शन, यानी एक इंग्लिश नावल इसने लिखा है, एन इंट्रोडक्शन, 1946 में लिखा है।
द गेट कीपर मेंबर, ये भी इसका एक वर्क है। आफ्टर द थ्योरी 2003 में लिखी है। इस तरह बहुत सारा इसके वर्क हैं। द आइडिया ऑफ कल्चर इसने दिया 2002 में, एक किताब लिखी है द आइडिया ऑफ कल्चर। द आइडिया ऑफ कल्चर, उसमें डेफिनेटली वो कल्चर की बात कर, है ही कल्चर क्रिटिक, 2003 में लिखी है। ये वर्क मैं आपको वैसे लिख के भेज दूंगा, ठीक है, इसकी टेंशन ना लीजिए। अच्छा, वो कहता है कि ही ट्रेस द हिस्ट्री, ये ना हिस्ट्री को स्टडी करता है अपनी जो लिटरेरी थ्योरी और इंट्रोडक्शन के अंदर वो पूरी हिस्ट्री को स्टडी करता है। 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक का जो वर्क है उसको थॉरोली स्टडी करता है। उस सारे 19 टू 20th सेंचुरी के वर्क को स्टडी करने के बाद वो एक अपनी एक ही ट्रेस द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। वो कहता है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म पहले तो होती क्या है, उसको डिफाइन करने से पहले हमें लिटरेचर को डिफाइन करना पड़ेगा। वो कहता है कि लिटरेचर की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। ये है टेरी ईगल्टन का स्टांस। लिटरेचर की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। लिटरेचर वहां ही फिट हो जाता है जहां पे इंसान उसका कल्चर और उसका आइडियोलॉजी उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है और उसको सोशली कंस्ट्रक्ट करती है, वैसा ही लिटरेचर होता है। कहता है व्हाट इज लिटरेचर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड आइडियोलॉजिकली कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है बनाना, कंस्ट्रक्टेड बनावट उसकी, सोशली कंस्ट्रक्शन है। यानी ये कैसे बनता है लिटरेचर, या लिटरेचर फॉर्म कैसे होता है, जो सोशली उसे हम समझते हैं वही लिटरेचर बन जाता है। अब एक दौर में एक बंदा हीरो है, दूसरे में विलन बन गया, तीसरे में वो फिर कोई क्लीशे टाइप इंसान बन गया, आगे आ गया कोई वैसे मिथ बन गया। इस तरह एक ही बंदा है, वो डिफरेंट एजेस में डिफरेंट कंसीडर हो रहा है। एक ही वर्ड है, एक दौर में नेगेटिव है, दूसरे में पॉजिटिव है, तीसरे में वो कुछ और बन गया, फिर कहीं आर्खेक बन गया जाके ओल्ड में। तो इस तरह ये सोशली कंस्ट्रक्शन होती है लिटरेचर की, वो आपको ये बताना चाह रहा है। तो कहता है फिर पोस्ट मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर भी क्रिटिसाइज करता है कि ये प्ले विद इन प्ले लिख देते हैं, इंटरटेक्सुअलिटी इनकी होती है, नो एब्सोल्यूट मीनिंग है, उस पर बिलीव रखते हैं वो। और वो कहता है कि किसी चीज का जब एब्सोल्यूट मीनिंग ही नहीं है तो फिर आप उसको डिफाइन कैसे करोगे। तो इस तरह वो कहता है कि ये सारी चीजें जो ये पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं वो ठीक नहीं है काफी हद तक। तो लेट्स सी पॉइंट्स ऑफ हिज पॉइंट्स। तो समरी में एक आपके सामने पूरी बुक को मैंने इसको पूरी थॉरोली स्टडी की है, उसको मैंने जो समराइज किया है वो पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, इंशाल्लाह आपको ये पूरी बुक समझ आ जाएगी। व्हाट इज लिटरेचर। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपके नजदीक लिटरेचर क्या है। अगर आप लिटरेचर को डिफाइन करें तो लिटरेचर को आप कैसे डिफाइन करती हैं अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज लिटरेचर। हाँ जी, मिडिवल एज में मैंने पढ़ा कि लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ। लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स व्हाट एवर हैपनिंग इन द सोसाइटी। यानी एक कोई कहीं मैंने ये भी पढ़ा कि लिटरेचर इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन, स्टोरी ऑफ मैन। जब स्टोरी ऑफ मैन आएगी तो जो इंसान की स्टोरी है उसमें उसका सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल, यानी सारी चीजों को वो इनकैप्सुलेट करती है, वो एक जनरल डेफिनेशन। आगे चलते जाएं तो लिटरेचर को कोई कहेगा कि ये मिरर है, कोई कहेगा ये हैमर है जिसके जरिए सोसाइटी को मेंड किया जाता है। कहते जी फॉर्मलिस्ट के हाथ में आ जाए तो वो कोई कहता है कि लिटरेचर इस तरह का होना चाहिए कि जिसके अंदर लिटरेरीनेस हो, फॉरग्राउंडिंग हो, ठीक है, उसमें फिगर उसका डिक्शन हो अच्छा, और सिलेक्टिव सी लैंग्वेज हो, और फिर वो कहते हैं स्ट्रेंजमेंट हो उसके अंदर, एक अजनबी किस्म के वर्ड हो कि वो आम वर्ड ना हो। तो उन्होंने एक और इसमें शामिल किया था कि इस तरह के वर्ड्स उसमें बनाए जाएं कि वो डिफेमिलियर से लगे। जैसे रोमन जैकॉब्सन ने कहा था कि लिटरेचर बेसिकली एक तशद्दुद है वर्ड्स के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर तशद्दुद है लिखने वाले का। तशद्दुद मीन कि उसको इस तरह वो तोड़ मोड़ के बना देता है कि वो और चीज बन जाती है, वो कहता है ये लिटरेचर। अब हर बंदा लिटरेचर की फॉर्मलिस्ट और कुछ व्यू दे रहा है।
कुछ और कहता है फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है लिटरेचर की, चलो जी हम बात करते। कहता है जी कुछ लोगों ने डिफाइन लिटरेचर को यूं किया कि लिटरेचर इज इमेजिनरी एंड फिक्शनल। तो वो जब उसकी डेफिनेशन के पे बात करता है कि मैं लिटरेरी डेफिनेशन को, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को तो बाद में डिफाइन करूंगा, लिटरेरी थ्योरी को बाद में डिफाइन करूंगा, पहले हम बात करते हैं कि लिटरेचर इटसेल्फ क्या है। कहता कुछ लोगों ने लिटरेचर को कहा फिक्शनल और इमेजिनेटिव, कि वो इमेजिनेटिव होना चाहिए। कहता है बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो ना फिक्शनल लगते हैं और ना ही इमेजिनेटिव हैं, लेकिन वो फिर भी लिटरेचर के अंदर लिटरेचर जाने जाते हैं, तो फिर हम उनको क्या कहें। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, बहुत सारे ऐसे नावल हैं, बहुत सारे ऐसा वर्क है जो बड़े साइंटिफिक लगते हैं, वो फिक्शनल नहीं लगते, वो इमेजिनेटिव भी नहीं है नेचर में, लेकिन उनको हम लिटरेचर कहते हैं। इसका मतलब है कि ये डेफिनेशन तो उसके ऊपर फिर नहीं लग रही कि लिटरेचर का फिक्शनल होना जरूरी है और इमेजिनेटिव होना जरूरी है। शेक्सपियर के बहुत सारे वर्क हैं जो ना तो हमें फिक्शनल लगते हैं ना वो इमेजिनेटिव लगते हैं, लेकिन वो फिर भी लिटरेचर है। बहुत सारे राइटर्स के वर्क ऐसे हैं जो साइंटिफिक लगते हैं नेचर में, लेकिन वो फिर भी लिटरेचर है। बहुत सारे नावल हैं जॉर्ज इलियट के जो टोटली साइको हैं, तो वो फिर साइकोलॉजी में चले जाएंगे। मतलब जो इमेजिनेटिव नहीं है वो कभी लिटरेचर नहीं हो सकता, और फिक्शनल जो ना हो वो लिटरेचर नहीं हो सकता। तो ये तो कहता है ये डेफिनेशन भी अधूरी सी है कि लिटरेचर इज अ फिक्शनल एंड इमेजिनेटिव इन नेचर। ठीक है जी, उसने इसको भी रद्द कर दिया। फिर कहता है कि हिस्ट्री के वर्क जो हैं वो बाज़ इमेजिनेटिव या वो फिक्शनल नहीं होते, वो प्योर हिस्टोरिकल होते हैं, लेकिन वो लिटरेचर में आ जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे उसने हवाले दिए कि ये चीजें ऐसे हो जाती हैं। अब फिर वो डिस्कस करता करता आ जाता है फार्मलिस्ट के ऊपर, रशियन फार्मलिस्ट के ऊपर। रशियन फार्मलिस्ट को डिस्कस करता है, वो कहता है कि जो रशियन फार्मलिस्ट ने डेफिनेशन दी है लिटरेचर की या पोएट्री को, जो उन्होंने डिफाइन किया लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, उन्होंने कहा है कि फॉर्म में होनी चाहिए पोएट्री के अंदर। आप देखो फॉर्म, शक्ल, कंटेंट जरूरी नहीं है, फॉर्म ज्यादा जरूरी है। फॉर्म में आपने क्या देखना है, यानी कंटेंट ज्यादा जरूरी नहीं है, आपने किसको देखना है, फॉर्म को। वो कंटेंट को इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो लिंग्विस्टिक बेस बना दी है। देखें जरा, मैं अभी आपको साबित करता हूँ। कहते हैं जी जो वो डेफिनेशन लिटरेचर की देते हैं, वो कहते हैं जी पोएट्री के अंदर आप क्या देखें, लिटरेरीनेस देखें, फोरग्राउंडिंग देखें। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर आप रिदम देखें, तो वो मेन चीजें, और उसको डी फेमिलियर बना दें लैंग्वेज को, आम लैंग्वेज से हट के हो। ठीक है, और कॉमन बंदा उसे समझ ना सके, इस तरह की लैंग्वेज बना दें। तो वो कहता है कि बहुत सारी फिर ऐसी चीजें हैं, अगर मैं उसको डी फेमिलियराइज कर दूं या उसको डी फेमिलियर फेमिलियर ना रहने दूं, जैसे वो कहता है स्लो वॉक, जो रोड पे सिग्नल लगे होते हैं वो भी लिटरेचर है। और कहता है कि लिटरेरीनेस में ले आऊं आम चीजों में, जो आम चीजें कहता चल रही हैं, रोड साइन है, पोस्टर हैं, उसको मैं अजीबोगरीब तोड़ मोड़ के बयान कर दूं, डी फेमिलियर बना के लैंग्वेज पर, क्या वो लिटरेचर बन जाएगा? कहता वो भी तो लिटरेचर नहीं बनेगा। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि किसी चीज को डी फेमिलियर कर दो, फोरग्राउंडिंग ले आओ, उसके अंदर लिटरेरीनेस शामिल कर दो, उसको ऐसा बना दो, उसकी इमेजेस और उसकी फॉर्म, और वो लिटरेचर बन जाएगा? कहता है ये तो आपने लिंग्विस्टिक बेस कर दिया, इसको एक लिमिटेड सा कर दिया है, ये लिटरेचर, ये तो लिटरेचर नहीं है। जैसे ड्राइव स्लो कर दूं मैं, ठीक है, और उसके अंदर स्ट्रेंजमेंट ले आऊं, डी फेमिलियराइज कर दूं उसको आम चीजों को, तो क्या वो बन जाएगा लिटरेचर? नो, वो नहीं बनेगा। तो Eagleton provides the first definition that of the fictive view of the literature. This definition assumes that literature is everything that is based on fiction and imagination. ये इसको रिजेक्ट करता है, कहता है मैं इस डेफिनेशन को भी रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारा लिटरेचर लिखा हुआ इमेजिनेटिव भी नहीं है और फिक्शनल बेस भी नहीं है, फिर भी वो लिटरेचर कहलाता है। बहुत सारे ऐसे नावल हैं, बहुत सारे ऐसे सफरनामे हैं, बहुत सारी ऐसी कहता है
कॉमिक्स चीजें हैं जो लिटरेचर कहलाती हैं, लेकिन दे आर नॉट इमेजिनेटिव, फिक्शनल, रियलिटी बेस लगती हैं। इसको भी वो रद्द करता है इस डेफिनेशन को पहले। फिर उसके बाद वो आगे आता है, वो कहता है डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर बाय रशियन फॉर्मलिस्ट एज अ सेकंड illustrations of the critique. Formalist definition has a limited and inadequate since it relies upon the assumption that structure, form, language are the ultimate determinant of literature. कहता है कि क्या लैंग्वेज के अंदर उसका स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्म, उसके मेटाफर, उसकी सिमली, उसकी मतलब जब हम उसको स्ट्रक्चर में बांट देते हैं या उसकी चीजों को कंपोनेंट कर देते हैं, फॉर्म उसकी निकाल लेते हैं, उसका मेटाफर, उसकी सिमली, उसकी उसकी लिटरेरीनेस और उसकी स्ट्रेंजमेंट, उसकी फॉरग्राउंडिंग और उसका बैकग्राउंड और उसकी अनफेमिलियर लैंग्वेज, क्या ये लिटरेचर है? क्या ये डिटरमिन करेंगे कि लिटरेचर कौन सा है? इसके ऊपर भी वो इसको भी रद्द कर देता है, कहता है इट्स नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर, क्योंकि क्या लैंग्वेज डिटरमिन करेगी कि लिटरेचर कौन सा है? लिटरेचर तो मोर देन इससे, इन चीजों से है ना। अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन में भी लैंग्वेज जो है वो सिर्फ वो जबान जो है ना, वर्बल, वो 7% यूज होती है, 93% तो बॉडी लैंग्वेज है उसमें। बोलने में आप देख लें कि 93% ये स्पोकन है, और बाकी ये जो वर्बल, नॉन वर्बल और अलूजन्स, ये सारे पोस्चर जैसे टोन, 73%, 7% वर्ड्स। क्या ये वर्ड्स डिफाइन करेंगे कि लिटरेचर कौन सा है? ठीक है, आपको कोई समझ आई होगी आप कि क्या अल्टीमेट डिटर्मिनेंट लिटरेचर का लैंग्वेज है या उसकी फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, उसकी क्या अजम्पशन, ये अजम्पशन ठीक है? कहता है ये भी ठीक नहीं है, वो इसको भी रद्द करता है, इसको भी रद्द करता है। आगे आ जाएं, कहता है इट इज नॉट अ लैंग्वेज डिफाइन व्हाट इज लिटरेचर, रादर हुज होल स्पेक्ट्रम दैट डिफाइन व्हाट इज लिटरेचर। ये लैंग्वेज नहीं है जो डिफाइन करता है, पूरा होल स्पेक्ट्रम डिफाइन करता है। कॉन्टेक्स्ट कौन? क्या लैंग्वेज डिफाइन करेगी कि लिटरेचर कौन सा है? होप आई एम ऑडिबल टू यू। कहता है इट इज नॉट लैंग्वेज डिफाइन व्हाट इज लिटरेचर, रादर होल स्पेक्ट्रम दैट डिफाइन लिटरेचर। पहले में उसने कहा कि लिटरेचर जो है वो एवरीथिंग दैट इज बेस्ड ऑन फिक्शन एंड इमेजिनेशन, उसने ये डेफिनेशन ली, उसने रद्द कर दी कि बहुत सारा ऐसा लिटरेचर में वर्क है वो हिस्टोरिकल होता है, रियलिज्म पे होता है, साइंटिफिक भी होता है, लेकिन वो लिटरेचर जाने जाते हैं। साइकोलॉजिकल बेस पे भी लिखा हुआ वो लिटरेचर जाना जाता है। ठीक है, और साथ वो कहता है कि डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर जो रशियन फॉर्मुलिस्ट ने दी है वो लैंग्वेज बेस है, बस वो लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं कि लैंग्वेज डिटरमिन करेगी क्या लिटरेचर है। वो स्ट्रक्चर को देखते हैं, वो फॉर्म को देखते हैं, वो मेटाफर को देखते हैं, वो हाइपरबोलिक को देखते हैं, वो लाइटिटी को देखते हैं, वो उसके अंदर सिनेक्टकी को देखते हैं, सिमली मेटाफर को देख के उनको सब को अलग करके वो कहते हैं ये लिटरेचर। नो, इट्स नॉट लैंग्वेज दैट डिफाइन लिटरेचर, रादर होल स्पेक्ट्रम दैट डिफाइंस लिटरेचर। होल स्पेक्ट्रम मिलके एज अ होल डिफाइन करता है लिटरेचर को, उसकी आइडियोलॉजी, उसका सोशल स्ट्रक्चर, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसके उस वक्त के लोगों के थॉट्स, वो भी साथ शामिल होते हैं। यहां तक क्लियर है अक्सर? यहां तक क्लियर है जो मैं अभी बता रहा हूँ चीजें? सर समझ आ गया सर। ओके, आगे आए। कहता ऑन दिस थ्योरी लिटरेचर इज अ काइंड ऑफ राइटिंग विच इन द वर्ड ऑफ द रशियन क्रिटिक, रोमन जैकोब्सन ने लिटरेचर को इस तरह डिफाइन किया। कहता है कि रोमन जैकोब्सन कहता है रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइज, लिटरेचर क्या है? रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस कमिटेड ऑन ऑर्डिनरी स्पीच। लिटरेचर ट्रांसफॉर्म्स एंड इंटेंसिफाइज ऑर्डिनरी लैंग्वेज, डिविएट्स सिस्टमेटिकली फ्रॉम एवरीडे स्पीच। क्या एक लैंग्वेज को
एक सेंटेंस को या एक पूरी पोएम को इस तरह की लैंग्वेज में पैराफ्रेज करके और उसको लिख देना कि वो आम बंदे की समझ में ना आए, वो लिटरेचर है। ये भी एक एक एस्पेक्ट है, मैं इसको भी कहता है परफेक्ट डेफिनेशन नहीं मानता। क्यों? तो ईगल्टन इसको रिजेक्ट करता है, इसको रिजेक्ट करता है, इसको रिजेक्ट, फॉर्मलिस्ट को रिजेक्ट करता है, न्यू क्रिटिक्स को भी रिजेक्ट करता है। अब वो आता है न्यू क्रिटिक्स के, कहता है न्यू क्रिटिक में आई.ए. रिचर्ड। आई.ए. रिचर्ड जो कि न्यू क्रिटिक, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जिसने बुक भी लिखी थी। अच्छा, न्यू क्रिटिसिज्म में आई.ए. रिचर्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में क्या करता है कि कुछ बच्चों को लेता है, स्टूडेंट्स को लेता है जो डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, उनको वो डिफरेंट राइटर की पोएम देता है। कुछ एस्टेब्लिश्ड राइटर होते हैं, अच्छे एस्टेब्लिश्ड राइटर हैं, ठीक है, वेल एस्टेब्लिश्ड पोएट्स हैं, उनका वो देता है, उनका वर्क देता है, और किसी को कुछ को पोएम्स, आम पोएम्स दे देता है। तो वो जो आम पोएम पोएट्स होते हैं उनको वो हाई रैंक पे कर देते हैं, जो जो आला एस्टेब्लिश पोएट होते हैं उनको लो रैंक पे कुछ रख देते हैं। इस तरह वो बेतरतीब सी अपनी अपनी डेफिनेशन, अपनी अपने तरीके से उसको क्रिटिकली अप्रिशिएट करके दिखा देते हैं पोएट, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड में तो जाना ही नहीं है पोएट्स के, सिर्फ वर्क को देखना है। तो कहते हैं कि वो जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन दी, अपनी अप्रिसिएशन दी या अपना व्यू दिया पोएट्री के बारे में, उसको अप्रिशिएट किया या क्रिटिकली अप्रिशिएट किया, वो भी उन्होंने अपने बैकग्राउंड नॉलेज के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने सोशल, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल और ये सारे नॉलेज के बराबर मुताबिक कंस्ट्रक्शन या अप्रिसिएशन दी थी। क्योंकि उनका जो सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉलेज है, पॉलिटिकली कंस्ट्रक्टेड नॉलेज है, जो आइडियोलॉजिकली कॉन्स्टिट्यूटेड नॉलेज है, उसके